चलिए आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। छुट्टियों के पहले जो हमने कंटेंट शुरू किया था जिसका टाइटल था मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर, जिसमें हमने मेमोरी के बारे में बहुत सारे डिटेल में डिस्कशन किया था, उसको समझ लिया था पूरे कंटेंट्स को। सबसे पहले इसमें हमने क्या किया था कि मेमोरी की मीनिंग को समझा था। मेमोरी मीनिंग क्या है, मेमोरी क्या है, एक स्टोरी और एक स्पेस है जहाँ पे पूरी कंप्यूटर सिस्टम के लिए जो कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो कुछ ऑपरेशंस होता है या जो कुछ एक्टिविटी होती है उसको स्टोर करने के लिए जो स्पेस होता है उसी को आप मेमोरी कहते हो। मेमोरी अलग अलग प्रकार की होती है, हर एक मेमोरी के काम जो है, जो एक्टिविटी जो है वो अलग अलग होती है, ठीक है। तो उसके सभी मेमोरी के टाइप्स और उसके एक्ट अदरवाइज वर्किंग के बारे में हमने डिटेल से एक्सप्लेन किया था। जस्ट हम आज इसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे ताकि कल के लेक्चर में हमें इसको कंटिन्यू कर सके, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था यूनिट, मेमोरी के यूनिट को कवर किया था, किस प्रकार के मेमोरी के यूनिट्स होते हैं। ये आपको एमसीक्यू के लिए याद रखना है, ये मैंने आपको पहले ही कहा था। बिट, निबल, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, यहाँ तक आप इसको पढ़ लेना, इसको याद रखना, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था मेमोरी का एक चार्ट फ्लो ड्रॉ किया था स्लाइड पर, और इसके थ्रू हमने पूरा एक्सप्लेनेशन कवर किया था। इसमें क्या किया था, हमने मेमोरी को दो टाइप में डिवाइड किया था, एक तो एक्सटर्नल मेमोरी और दूसरा इंटरनल मेमोरी। ओके, इंटरनल मेमोरी के हमने प्राइमरी मेमोरी भी कहा था, और एक्सटर्नल मेमोरी को हमने सेकेंडरी मेमोरी और ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहा था। ये दोनों मेमोरी में क्या बेसिक डिफरेंस है, इंटरनल मेमोरी ये क्या होती है, टेम्पररी नेचर होती है, वोलेटाइल नेचर की होती है, और एक्सटर्नल मेमोरी कैसी होती है, यहाँ पे जो पी लिखा है ये परमानेंट है और एनवी जो है वो नॉन वोलेटाइल है। यहाँ से भी आपको इन दोनों का डिफरेंस समझ में आ सकता है। इसके बाद में हमने इंटरनल मेमोरी को तीन टाइप्स में डिवाइड किया था, रैम, रोम और सीएमओएस। रैम, रोम और सीएमओएस। रैम क्या है, ये भी एक टेम्पररी नेचर की और वोलेटाइल नेचर की मेमोरी है, जो रीड एंड राइट मेमोरी है, जिसको आप रीड भी कर सकते हो और राइट भी कर सकते हो। ये इस प्रकार की मेमोरी है रैम। रोम को हमने देखा था रीड ओनली मेमोरी में, ये परमानेंट नेचर की और नॉन वोलेटाइल नेचर की ये मेमोरी है, जिसको आप सिर्फ रीड कर सकते हो, रीड ओनली मेमोरी है ये। सीएमओएस आगे देखेंगे। सीएमओएस एक पर्टिकुलर, इसका ही एक टाइप है, रैम और रोम का ही एक टाइप है, जिसमें एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन सेव की जाती है, जो कंप्यूटर ऑन होने के बाद यूजर को वो उसका यूज करने में आसानी हो सके, इसलिए सीएमओएस एक अलग सी एक बैटरी अपने ये वॉच की सेल, जो वॉच होती है आपके हाथ में, जो वॉच है उसके अंदर जो सेल होता है वो आपने देखा होगा, उसी प्रकार से एक सेल पर चलने वाली एक चिप है जिसको सीएमओएस कहा जाता है। आगे देखेंगे हम इसको। ओके, तो रैम को हमने फिर से डिवाइड किया था डी रैम और एस रैम में। डी रैम का मीनिंग, यहाँ पे डी का मीनिंग होता है डायनामिक रैम और एस का मीनिंग होता है स्टैटिक रैम। डायनामिक रैम क्या है, एज टू स्टैटिक रैम से ये लो स्पीड होती है और कॉस्ट भी इसकी लो होती है। इसके बाद रिफ्रेशिंग की जरूरत होती है, रिफ्रेशिंग करने की जरूरत होती है किसको, डी रैम को। सबसे अहम और इम्पोर्टेंट पॉइंट इन दोनों एस रैम और डी रैम को डिफर करने का ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यू के लिए। अगर आपको क्वेश्चन आता है तो ये याद रखना कि किस मेमोरी को रिफ्रेशिंग की जरूरत होती है और किस मेमोरी को रिफ्रेशिंग की जरूरत नहीं होती है, ये समझना जरूरी है। यहाँ पे डी रैम को रिफ्रेशिंग की नीड होती है, इसकी आवश्यकता होती है। एस रैम कंपेरेटिवली, एस रैम क्या है, इसकी स्पीड कैसी होती है कंपेरेटिवली डी रैम से, बहुत ही हाई स्पीड की होती है, इसकी कॉस्ट भी हाई होती है और इसको रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती है। उसके बाद हमने रोम को डिफर किया था, उसको क्लासिफाई किया था तीन पार्ट्स में, जिसको हमने पी रोम, ईपी रोम और ईपी रोम, इसमें इन तीन पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया था। पी मींस प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसको ब्लैंक मेमोरी भी कहा जाता है, जो यूजर के लिए, जो मैन्युफैक्चरर होता है, जो यूजर के लिए कुछ स्पेस प्रोवाइड करता है, जिस जो 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 स्पेस यूजर और जो ये होता है प्रोग्रामर, उनको यूज करने के लिए ये प्रोग्रामिंग कैपेसिटी या स्टोरेज कैपेसिटी की एक मेमोरी चिप मैन्युफैक्चरर द्वारा प्रोग्रामर और यूजर को प्रोवाइड किया जाता है, जिसको हम ब्लैंक मेमोरी कहा जाता है, ठीक है।
EPROM इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है, और ई जो है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये पार्ट हमने इससे पहले वाले लेक्चर में कंप्लीट किया था, ठीक है। ये तो होगा इंटरनल मेमोरी का। इसके बाद की स्लाइड पर हमने डिस्कस किया था एक्सटर्नल और ऑक्सिलरी मेमोरी के बारे में, जो परमानेंट नेचर की होती है और नॉन वोलेटाइल नेचर की होती है। ओके, एक्सटर्नल मेमोरी को हमने पांच अलग अलग टाइप में डिवाइड किया था। एक तो था मैग्नेटिक टेप और रील, जिसमें पुराने टाइप की जो सीडी होती है या गाना जो आपने देखा होगा पुराने टाइप की जो मूवी बनती थी वो किस प्रकार के रोल होते थे उसमें, तो उस प्रकार की ये मैग्नेटिक टेप और रील की स्टोरेज कैपेसिटी को हमने इसमें क्लासिफाई किया था। उसके बाद हमें मैग्नेटिक डिस्क, उसके बाद ऑप्टिकल डिस्क में हमने कवर किया था सीडी, डीवीडी और एचडी डीवीडी। ओके, मैग्नेटिक डिस्क में दो टाइप कवर किए थे, फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क में। मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस में फ्लैश ड्राइव, पीडी और मेमोरी कार्ड। जो फोर्थ वाला पार्ट है मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस, उसमें रैम डिस्क को भी हमने कवर किया था। अदर डिस्क, इसके अलावा जो कुछ डिवाइसेस है जो सेकेंडरी में स्टोरेज डिवाइसेस में आते हैं, उन सभी को हमने ये लास्ट जो पार्ट टाइप किया था अदर स्टोरेज डिवाइसेस में, इसको हमने यहाँ पर इनपुट किया, जिसमें स्मार्ट कार्ड है, मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड है, ये सब, ठीक है। ये तो क्लासिफिकेशन हमने इससे पहले देखा था, समझ भी लिया था। उसके बाद हमने इंटरनल मेमोरी की मीनिंग को समझा था, इसके फीचर्स को भी डिस्कस किया था, इसके फीचर्स क्या है। उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी, जो प्राइमरी मेमोरी की जो कुछ लिमिटेशंस है उनको दूर करने के लिए जो मेमोरी यूज की जाती है उसको आप कहते हो सेकेंडरी मेमोरी। स्पेशली दो लिमिटेशन ऐसी है, जो लिमिटेड कैपेसिटी और वोलेटाइल टेम्पररी मेमोरी, ये जो दो फीचर्स है प्राइमरी मेमोरी के, उनको ओवरकम करने के लिए जो एडिशनल मेमोरी यूज की जाती है कंप्यूटर सिस्टम में, उसको हम सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। सेकेंडरी मेमोरी का काम क्या होता है, इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था, इसके फीचर्स को भी हमने डिस्कस किया था। और बाद में डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी को भी हमने कवर किया था इस चार्ट के मदद से, वो एक्सप्लेनेशन हमने किया था। उसके बाद रैम की तरफ हम चले गए थे, रैंडम एक्सेस मेमोरी को समझ लिया था, रैम की मीनिंग को समझा था, रैम क्या है, इसके क्या ये क्या काम करता है एक्चुअली मेमोरी सिस्टम में कंप्यूटर की, इसको हमने समझ लिया था। उसके बाद रैम की जो टाइप्स है, ये इमेज हमने देखी कि रैम किस प्रकार से मदरबोर्ड पर इसको कनेक्ट किया जाता है। ये इस प्रकार की रैम जो होती है जो मदरबोर्ड में आप देख सकते हो। उसके बाद जो रैम की जो दो टाइप्स है, एस रैम के बारे में मीनिंग को समझा था, उसके फीचर्स को भी देखा था हमने यहाँ पे शॉर्ट में जो लिखा है। उसके बाद डी रैम, डी रैम को भी हमने यहाँ पे कवर किया था, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी को भी कवर किया था। डी रैम और एस रैम में जो डिफरेंस है उसकी मदद से हमने इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया था। इसके फीचर्स को भी ये देख लीजिए यहाँ पे, ये स्लाइड पे जो हमने कवर किया था डी रैम और एस रैम को, ये यहाँ पे डिवाइडेशन और डिफरेंस बिटवीन एस रैम एंड डी रैम आप दे सकते हो। ये स्लाइड मैंने आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भी भेजी थी, आपने इसको रेफर किया होगा। ऐसे यहाँ पे मैं मान के आगे बढ़ता हूँ। ओके, उसके बाद रोम को हमने कवर किया था, रीड ओनली मेमोरी। रोम क्या है, इस रैम और रोम के बीच में क्या अंतर है, ये भी हमने कवर किया था। फिर भी यहाँ पे ये स्लाइड आप देख सकते हो, रैम किस प्रकार का है और रोम किस प्रकार का है। ओके, उसके बाद हमने यहाँ पे जो रैम और रोम के बारे में जो बेसिक डिफरेंस है वो उसको भी कवर किया था। रैम और रोम में जो आर होता है, इस आर का मीनिंग क्या है, रैम में आर का मीनिंग है रैंडम और रोम में आर का मीनिंग है रीड। ओके, नेचर कैसा है रोम का, वोलेटाइल और टेम्परेरी नेचर की होता है रैम मेमोरी, और रोम मेमोरी इसके अगेंस्ट नॉन वोलेटाइल और परमानेंट नेचर का होता है। उसके बाद पावर ऑफ, अगर पावर ऑफ होती है तो रैम में जो कुछ डेटा है वो क्या होता है, वो डेटा लॉस होता है। और रोम में जो कुछ डेटा है अगर बीच में से लाइट चली जाती है या पावर ऑफ हो जाता है तो रोम में जितना भी डेटा है वो क्या होता है, वो लॉस नहीं होता है। टाइप में हमने देखा था रैम के कितने टाइप है और रोम के कितने टाइप है। कंटेंट्स में देखा था प्रोग्राम एंड डेटा विच इज सीपीयू वर्किंग प्रेजेंटली। ओके, रैम में जो डेटा होता है वो क्या, एक्चुअली सीपीयू जो प्रेजेंटली वर्किंग करता है उसके बारे में जो डेटा है वो स्टोर करने का
काम रैम द्वारा किया जाता है। उसके बाद रोम में जो हमने देखा था स्पेशल स्टार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर कंप्यूटर ऑपरेशंस, जो कंप्यूटर स्टार्ट करने के लिए कुछ जरूरत होती है इंस्ट्रक्शंस की, वो सभी इंस्ट्रक्शन कहाँ पे स्टोर होते हैं, तो वो रोम में स्टोर होते हैं। इसकी कॉस्ट के बारे में हमने डिस्कस किया था कि एक्सपेंसिव दैन रैम। रैम क्या है, एक्सपेंसिव है, रोम की तुलना में बहुत अधिक इसकी कॉस्ट होती है, और रोम जो होता है वो रैम की तुलना में क्या है, चीपर होता है, यानी कि उसकी कॉस्ट जो है वो कम होती है। ठीक है, रैम के बारे में कहा था कि रैम की जो स्पीड है रोम की तुलना में हाई होती है, और रोम की स्पीड रैम की तुलना में स्लो होती है। ओके, डाटा चेंज कैसे होता है, डेटा इन रैम कैन बी मॉडिफाइड, इरेज और रीड। रैम में जो कुछ डेटा है वो आप क्या कर सकते हो, उसको मॉडिफाई कर सकते हो, इरेज कर सकते हो, और उसको रीड भी कर सकते हो। मगर इसकी अगेंस्ट जो रोम में डेटा होता है, डेटा इन रोम कैन ओनली बी रीड, इट कांट बी मॉडिफाइड और इरेज्ड। जब आप इस कंप्यूटर को ऑन करते हो तो जो स्टार्टिंग में जो कुछ इंस्ट्रक्शंस आती है वो इंस्ट्रक्शन आप जिस उसको रीड कर सकते हो, उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हो, उसको डिलीट नहीं कर सकते हो। मगर जो प्रेजेंटली जो वर्किंग चालू है सीपीयू के ऊपर, जो कुछ आप टाइप करते हो वर्ड फाइल में और एक्सेल फाइल में, जो वो जो डेटा होता है उस डेटा को आप मॉडिफाई कर सकते हो, उसको इरेज कर सकते हो, उसको डिलीट कर सकते हो। ये सब कहाँ पे स्टोर होता है, वो रैम पर स्टोर होता है। रैम पर स्टोर होने के कारण वो सभी डेटा को आप क्या कर सकते हो, जो प्रेजेंटली वर्किंग कर रहे हो वो क्या कर सकते हो, आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। ठीक है, मगर रोम के बारे में ऐसा नहीं होता है। data use the data stored in RAM is used by the CPU to process current instruction। जो RAM में जो डेटा होता है वो CPU प्रेजेंटली जो काम करता है वो क्या CPU उसको वर्किंग में लाता है। मगर जो रोम में जो डेटा होता है वो जस्ट बूट शार्प करने के लिए, यानी कि बूटिंग प्रोसेस करने के लिए वो रोम में जो डेटा है उस डेटा का यूज किया जाता है। ये बूटिंग प्रोसेस जो कंप्यूटर की स्टार्टिंग की जो प्रोसेस होती है, स्टार्ट होने की जो प्रोसेस होती है उसको कहा जाता है बूटिंग प्रोसेस। ओके, बूटिंग प्रोसेस के लिए जो कुछ डेटा आवश्यक होता है वो सब रैम में स्टोर होता है। ठीक है, सीपीयू के बारे में जो सीपीयू एक्सेस रैम डेटा डायरेक्टली, जो रैम में जो डेटा होता है वो सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस करता है, मगर रोम में जो डेटा होता है वो इनडायरेक्टली एक्सेस करता है सीपीयू। ओके, थ्रू रैम, क्योंकि रैम सीपीयू और रैम में जो डेटा है वो सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस कर लेता है, मगर रोम में जो डेटा है वो रोम में डेटा अगर सीपीयू को यूज करना है तो वो रैम थ्रू ही यूज कर सकता है। ये कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम में आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। यहाँ पे यही बात आपको समझना है कि रैम सीपीयू जो होता है वो रैम का डेटा डायरेक्टली एक्सेस करता है, मगर रोम का जो डेटा है वो रैम थ्रू एक्सेस करता है। ये बात यहाँ पे ध्यान में रखना सिर्फ। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलेंगे। जो मेमोरी के जो चार्ट में हमने CMOS को भी इंक्लूड किया था, ये पॉइंट यहाँ से हम कवर करेंगे। आज का क्लास यहाँ से स्टार्ट करेंगे CMOS से। अभी तक हमने जो कुछ एक्सप्लेन किया था उसका मैंने एक शॉर्ट 5-10 मिनट में इसका रिवीजन किया था। आशा करता हूँ आपको ये थोड़ा सा रिवाइज हुआ होगा जो कुछ हमने अभी डिस्कस किया था। अगर अभी हम क्या करेंगे, जो हमारा नया कंटेंट है CMOS, इससे आज का क्लास स्टार्ट करेंगे और आने वाले क्लास इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, CMOS क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। अब ये CMOS क्या है? ये एक मेमोरी का ही टाइप है, ये एक मेमोरी का ही प्रकार है। ये अलग से इसको स्टडी करने की जरूरत नहीं है, मगर इसकी एक स्पेशलिटी है। वो स्पेशलिटी समझने के लिए मैंने इसको थोड़ा सा अलग एक्सप्लेन करने का सोचा यहाँ पे, जो आपको अच्छी तरह से समझ में आ सकता है। CMOS क्या है? अब इसमें अगर आपने इसको और डिटेल में अगर इसको हम स्टडी किए तो बहुत सारे इसके सब पार्ट्स भी होते हैं। तो इन सब पार्ट्स के बीच में अंदर हमें नहीं जाना है, क्योंकि हमने बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ पे कलेक्ट करनी है। तो CMOS को समझ लेंगे, ज्यादा कुछ डिटेल जाने की जरूरत नहीं है। CMOS क्या है मैं आपको दिखा दूंगा, मदरबोर्ड पे कहाँ होता है और उसकी वर्किंग एक्टिविटी क्या होती है वो समझ लेना है इसे। ठीक है,
CMOS ये देखो यहाँ पे जो मदरबोर्ड आप देख सकते हो, ये स्क्रीन पर आप फोकस करो, ये ऐसा मदरबोर्ड आपने देखा होगा। ये जो इस प्रकार की यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है, ये बैटरी होती है, CMOS बैटरी। इसके अंदर चिप होती है, जो इस बैटरी की मदद से जो चिप वर्किंग करती है उसको CMOS कहा जाता है। CMOS चिप, ये रैम की तरह ही एक चिप है, ये भी एक मेमोरी स्टोरेज चिप है। मगर इसमें जो मेमोरी स्टोर होती है वो किस प्रकार की होती है, ये आने वाली स्लाइड आपको अच्छी तरह से बता देगी। तो यहाँ पे इस स्लाइड पर फोकस करो कि ये जो मदरबोर्ड होता है, ये मदरबोर्ड में एक इस प्रकार के एक डिवाइस होता है जो आपको, जो वॉच होती है, वॉच का जो सेल होता है वो बड़े ये जो सेल है, ये बड़ा सेल यहाँ पे उस प्रकार का आपको दिखाई देगा। ये इस सेल की मदद से ये चिप एक्टिवेट होती है, वर्किंग करती है। इसको पावर की जरूरत नहीं होती है, मगर ये सेल की मदद से ये चीज क्या करती है, अपने अपने जो काम है वो काम पूरा करने का ये सेल की मदद लेता है। ठीक है, CMOS बैटरी और इसके अंदर एक चिप होती है। अब ये जो चिप जो होती है, ये यहाँ पे इस इमेज में आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। CMOS इस चिप, इस बैटरी द्वारा जो चिप वर्किंग करती है उसको CMOS चिप कहा जाता है। ठीक है, अब इसका वर्किंग एक्चुअली क्या है वो देख लेंगे। ओके, CMOS स्टैंड्स फॉर कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ओके, अब यहाँ पे CMOS का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। अब ये जो है ये टेक्निकल नाम है, ये इसको दूसरा मीनिंग और इसका दूसरा अर्थ यहाँ पे कुछ नहीं है। आपको CMOS का जो फुल फॉर्म है ये यही याद रखना है, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ओके, इट इज एंड चिप प्रोवाइडिंग फ्लेक्सिबिलिटी एंड एक्सपेंडेबिलिटी फॉर कंप्यूटर सिस्टम। अब ये जो चिप होती है एक कंप्यूटर सिस्टम को फ्लेक्सिबल बनाने का, इसको एक्सपेंडेबल करने का काम करती है। या इसको आप ऐसा भी कह सकते हो कि कंप्यूटर में यूजर के रिलेटेड जो कुछ इंफॉर्मेशन आवश्यक होती है, वो आवश्यक इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने का काम जो होता है वो CMOS द्वारा किया जाता है। अब ये CMOS क्या करता है, इट कंटेन्स essential information that is required every time the computer system is turned on। जब कंप्यूटर सिस्टम ऑन किया जाता है, जब ऑन करने के बाद जो कुछ इंफॉर्मेशन होती है जो यूजर के लिए काम में आती है, या कुछ पर्टिकुलर जो सिस्टम होती है उस सिस्टम को खुद को स्टार्ट करने के लिए जो कुछ इंस्ट्रक्शंस की आवश्यकता होती है, वो इंस्ट्रक्शंस डेटा जिसमें स्टोर होता है उस चिप को ही कहा जाता है CMOS। ठीक है, essential information that is required every time the computer system is turned on। The chip supplies, okay, such information as the current date and time। अब देख लेना कि इस चिप में किस प्रकार की इंफॉर्मेशन होती है, इस चिप में किस प्रकार की इंफॉर्मेशन होती है, करंट डेट एंड टाइम। ओके, टाइप ऑफ कीबोर्ड, टाइप ऑफ माउस, टाइप ऑफ मॉनिटर, टाइप ऑफ हार्ड ड्राइव या डिस्क ड्राइव और टाइप of RAM and RAM using space। आपके मोबाइल में आपने इंटरनल मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी आपने मोबाइल में भी होगी, जो आप फाइल मैनेजर में देखते होंगे कि आपकी मेमोरी कितनी बाकी है, कितनी बची है, यानी कि टोटल मेमोरी कितनी यूज हुई है, कितनी बाकी है, ये आप अपने मोबाइल में भी देख सकते हो। उसी प्रकार से इस कंप्यूटर सिस्टम में भी आप CMOS की मदद से ये इंफॉर्मेशन देख सकते हो कि रैम कितनी बची है, रैम जो टोटल कैपेसिटी है उसमें से कितनी रैम यूज हो चुकी है और कितनी रैम की जो कैपेसिटी है वो कितनी अभी रिमेनिंग है, कितनी बाकी है, ये आप इस CMOS की मदद से देख सकते हो। तो CMOS किस प्रकार का डेटा यूजर और खुद कंप्यूटर सिस्टम को प्रोवाइड करता है, एक तो करंट टाइम प्रोवाइड करता है, करंट डेट प्रोवाइड करता है, कंप्यूटर सिस्टम किस प्रकार का है, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम में माउस किस प्रकार का है, किस कंपनी का है, किस उसके कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कीबोर्ड की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, मॉनिटर की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, हार्ड डिस्क की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, रैम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ये सब इंफॉर्मेशन CMOS में स्टोर किया जाता है जो बैटरी से चलती है। It is powered by battery and does not lose its
कंटेंट्स व्हेन द पावर इज टर्न ऑफ, अनलाइक रैम। जिस प्रकार रैम अगर बीच में से लाइट चली जाती है और रैम में जो कुछ प्रेजेंटली वर्किंग होता है वो सब चला जाता है, उसी प्रकार से इसमें जो सीएम ये ओएस में जो डेटा होता है, अगर लाइट चली जाती है तो इसमें जो डेटा स्टोर्ड है वो लॉस नहीं होता है जैसे कि रैम में लॉस होता है। ओके, तो क्या होता है, इट इज पावर्ड बाय बैटरी। ये बैटरी से चलने वाली एक चिप है जो करंट, डेट, टाइम, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, डिस्क ड्राइव और रैम के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन यूजर को भी देती है, प्रोग्रामर को भी देता है। और पर्टिकुलर सिस्टम को अगर जरूरत है, किसी सिस्टम के किसी पार्ट को अगर जरूरत है वो इंफॉर्मेशन की या वो डेटा की, तो वो डेटा प्रोवाइड करने का काम ये चीज करता है। जो हमने यहाँ पे जो मेमोरी मदरबोर्ड जो है, इसमें ये कंटेंट जो आप यहाँ पे देख सकते हो, इसको आप CMOS कह सकते हो। ठीक है, BIOS भी एक प्रकार का एक डिवाइस है, उसके उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये BIOS इस प्रकार का, इसमें आप देख सकते हो। अब इसका भी काम अलग है, ये जितने भी डिवाइसेस है मदरबोर्ड पर, उन सभी डिवाइसेस का अलग अलग काम होता है। इन सभी अलग अलग कामों को एक साथ यहाँ पे मर्ज किया जाता है मदरबोर्ड के ऊपर, उनको कंपाइल किया जाता है। यहाँ पे मदरबोर्ड बहुत सारे डिवाइसेस से बनता है और हर एक डिवाइसेस, इसमें जो जितने भी डिवाइसेस है, सभी डिवाइसेस का अलग अलग अपना अपना एक स्पेशल वर्क होता है, अपनी स्पेशल एक्टिविटी होती है, जिसकी मदद से यूजर को और पर्टिकुलर कंप्यूटर सिस्टम को सहायता या हेल्प होती है। ठीक है, इसके बाद हम जाएंगे अब चार्ट को। अगला पॉइंट्स देखने से पहले हमने क्या किया था कि इंटरनल पार्ट, इंटरनल मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी को डिवाइड किया था। इंटरनल मेमोरी में रैम, रोम, CMOS को कवर किया है, और उसके बाद में जो सब पॉइंट्स थे, रैम के सब पॉइंट्स, रोम के सब पॉइंट्स, उनको भी हमने कवर किया था, CMOS को भी अभी कवर किया है। अब हम जाते हैं एक्सटर्नल मेमोरी, एक्सटर्नल और सेकेंडरी मेमोरी की तरफ। सेकेंडरी मेमोरी में, अब ये सेकेंडरी मेमोरी क्या है, इससे पहले मैंने कहा था कि जो एडिशनल स्टोरिंग स्पेस जो होता है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में या आपके मोबाइल डिवाइस में, जो एडिशनल स्टोरिंग स्पेस जो होता है उसी को आप सेकेंडरी मेमोरी कहते हो। ओके, मान लीजिए, मान लो कि आपके मोबाइल में स्टोरिंग कैपेसिटी कम है, जब आप उसके अंदर अपना मेमोरी, कुछ एडिशनल मेमोरी कार्ड इंसर्ट करते हो, तो वो मेमोरी कार्ड क्या हो गया आपके मोबाइल के लिए, वो सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज डिवाइस हो गया आपके मोबाइल के लिए। उसी प्रकार से किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के लिए जो एडिशनली स्पेस प्रोवाइड किया जाता है इंस्ट्रक्शन को या डेटा को स्टोर करने के लिए, या कुछ जो आप काम करते हो कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर, उसको सेव करने के लिए जो एडिशनली डेटा होता है, एडिशनली जो डेटा डिवाइस जो होता है, उसको आप सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस और एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस भी कह सकते हो। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे हार्ड डिस्क के बारे में। ओके, हार्ड डिस्क को कवर करने के लिए मुझे लगता है टाइम, हार्ड डिस्क को हम, ठीक है, यहाँ पे कवर करेंगे। हार्ड डिस्क इज अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। हार्ड डिस्क क्या है, एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है व्हिच इज इंस्टॉल्ड इनसाइड द कंप्यूटर एज अ एडिशनल स्टोरेज डिवाइस। ओके, जो इंस्टॉल किया जाता है एक एडिशनल स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में, एडिशनल स्टोरेज डिवाइसेस के स्वरूप में, इट कम्स इन वेरियस स्टोरेज कैपेसिटीज फ्रॉम 20 GB टू 1 TB। अब मार्केट में, अब ये जो रेफरेंस लिया था, तो मैंने यहाँ पे 1 TB के बारे में लिखा है। ओके, मार्केट में बहुत सारे कैपेसिटी की हार्ड डिस्क अवेलेबल है। आप एडिशनली हार्ड डिस्क अगर लेते हो आपके कंप्यूटर सिस्टम के लिए, वो आप 1 TB 2 TB के स्वरूप में भी आप उसको परचेस कर सकते हो। पहले जो ओल्ड जो कंप्यूटर सिस्टम थी, उसमें 20 GB, 40 GB, 80 GB ऐसे हार्ड डिस्क की कैपेसिटी होती थी। मगर अभी तो इतनी कम, इससे ज्यादा तो मोबाइल में अभी स्टोरिंग कैपेसिटी ज्यादा है। तो आज के कंप्यूटर सिस्टम में टीबी के 1 TB के आसपास ही स्टोरिंग कैपेसिटी होती है किसी भी हार्ड डिस्क की। ओके, the hard disks are made up a number of disks called platters
एंड कवर्ड विथ ग्रिड मेटल्स। अभी हार्ड डिस्क जो होती है वो अलग अलग पैटर्न से उसको बनाया जाता है, ओके, और उसको जो कवर जो होता है वो कवर्ड किया जाता है, उसको पैकिंग जो होती है वो अलग अलग मेटल्स जो होते हैं, रिजिड मेटल, जिसको आप रिजिड यानी कि बहुत ताकतवान मेटल जो होते हैं उनकी मदद से वो हार्ड डिस्क बनाई जाती है, ठीक है। तो हार्ड डिस्क के बारे में यहाँ पे रेफरेंस और इमेजेस को इंसर्ट करना बाकी रहेगा, क्योंकि हार्ड डिस्क के जो प्रकार हमने देखे थे उस चार्ट में, जिप हार्ड डिस्क, विंचेस्टर हार्ड डिस्क, डिस्क पैक्ड हार्ड डिस्क, ये जो प्रकार जो है इनके बारे में जो इमेजेस है वो मैंने अभी इस रेफरेंस में नहीं लिया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी होगी कि किस प्रकार की हार्ड डिस्क कैसे काम करती है, इसको आप अच्छी तरह से समझ नहीं पाओगे। तो मुझे सबसे पहले तो उसको इमेज को यहाँ पे इंसर्ट करना पड़ेगा, तो अभी तो पॉसिबल नहीं है। अगर मैं जल्दी इन सभी टाइप्स जो होती है हार्ड डिस्क की, जो जितनी भी टाइप्स होती है अभी लेटेस्ट जो हार्ड डिस्क चल रहा है मार्केट में, उन सभी के जो इमेज जब आप देखोगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से वो समझ सकते हो। मुझे लगता है यहाँ पे टाइम कम होने के कारण हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे स्टॉप करेंगे, और बाकी कुछ इंस्ट्रक्शन आपको देना है उसको कवर करेंगे पहले, ठीक है। तो हम फिर से कल से इसको इसको ही कवर करेंगे, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ये बातें हम जो चार्ट में हमने चार्ट में कवर की थी या जो शो किया था उसी के बेस पर हम कवर करेंगे। तो उसके बाद मुझे थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन आपको देना है। आप में से जो ग्रुप बनाया था व्हाट्सएप ग्रुप, क्योंकि हमारे क्लास में 120 स्टूडेंट्स है, 120 प्लस हम 5 लोग यानी कि 125, 125 लोगों का वो ग्रुप होना चाहिए, मगर इससे ज्यादा वो लोग इस ग्रुप में ऐड है। मैं उन सभी को एक निवेदन यहाँ पे देना चाहूंगा, एक रिक्वेस्ट यहाँ पे करना चाहूंगा कि जिन लोगों का अपने कुछ फैमिली के कुछ अगर नंबर इसमें ऐड है तो आप इस ग्रुप में से एस्केप हो जाइए, इस ग्रुप में से आप लीव हो जाइए, ठीक है। अगर आप में से एक से ज्यादा नंबर अगर आप यूज करते हो, अगर इससे पहले वाला नंबर अगर इस ग्रुप में आपने ऐड करके रखा है तो वो भी नंबर आप इस ग्रुप से एस्केप करो। तो इससे हमें क्या करना है कि जो एडिशनल नंबर्स है वो एडिशनल नंबर्स इस ग्रुप से निकाल देना है। तो आपको पता है किसके, मुझे तो पता नहीं है मगर आपको पता होगा कि खुद के कितने नंबर्स इस ग्रुप में ऐड है। और दूसरी एक बात ये है कि जब किसी को भी अगर आप फोन करते हो, एक बार सामने वाला आदमी अगर नहीं उठाता है तो वो समझ लेना चाहिए कि भाई वो सामने वाला आदमी कुछ काम में है। एक बार नहीं उठाया तो थोड़ा वेट करना चाहिए, क्योंकि आपके क्लास में से एक बंदा ऐसा है जो कल उसने मुझे बहुत बार फोन किया, क्योंकि मैं काम में था तो उठा नहीं पाया, मगर एक बार फोन करने के बाद उसने रुकना चाहिए था, मगर उसने कम से कम 10 से 15 बार उसने मुझे कंटिन्यूसली कॉल किया। ऐसी गलती आप में से किसी को, आप में से कोई ना करे, ये बात मुझे आपको यहाँ पे बोलनी है। तो ये गलती फिर से मत दोहराना। अगर मैं काम में नहीं रहता हूँ, अगर आपने कॉल किया, अगर मैं उठा नहीं सका तो मैं मेरा काम होने के बाद मैं खुद ही आपको रिटर्न कॉल करूंगा। ऐसे 10 या 12 या 15 बार कॉल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद के जो क्लासेस है वो रेगुलरली होते जाएंगे, आपको सभी क्लास अटेंड करने हैं। अगर कोई दिक्कत आती है कॉलेज के बारे में या आपके पर्सनल कुछ प्रॉब्लम है, एजुकेशनल रिलेटेड प्रॉब्लम, तो उसको भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो, उनको भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए जो बातें मुझे कहना था तो मैंने यहाँ पे कह दी है। हम कल से फिर स्टार्ट करेंगे ऑन टाइम। तो आज के लिए हम यहाँ पे रुकते, टाइम अभी खत्म ही होने वाला है, तो हम आज का क्लास स्टॉप करते हैं, कल फिर मिलेंगे, ठीक है। आपकी अटेंडेंस यहाँ पे लग चुकी है, यहाँ पे अटेंडेंस को एक बार, ठीक है, सबके नाम। और एक बात, आप जब ज्वाइन करते हो तो आप अपना नाम लिखना मत भूलिए, कि यहाँ पे जो मोबाइल के नंबर यहाँ पे दिखाई देते हैं इसमें से आपकी अटेंडेंस नहीं लगती है। Vivo 71723, ये जो
ऐसे जो नंबर आते हैं ओप्पो A33, ऐसे जो नंबर आते हैं, आपकी अटेंडेंस नहीं लगती है। कृपया आप जब ज्वाइन करोगे जूम मीटिंग तो अपना नाम वहाँ पे टाइप करके रखना, जिससे कि यहाँ पे पता चल सके कि कौन अटेंड हो रहा है। ठीक है, तो स्टॉप करते हैं आज का लेक्चर, कल फिर मिलेंगे ऑन टाइम। ठीक है, थैंक यू।